हेलो फ्रेंड्स, पारस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोग संस्कृत की क्लासेस भी कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग माहेश्वर सूत्र की जितनी भी क्लासेस हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। उसके जो भी एग्जाम पॉइंट्स हैं वो भी कंप्लीट करने के बाद हम लोगों ने अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, जो कि मैंने आपको कल स्टार्ट करा दिया था, जिसका नाम था वर्णों का उच्चारण स्थान। क्योंकि हमारे इस टॉपिक से भी कोई ना कोई प्रश्न बनता ही है, आपका कोई भी एग्जाम हो और अगर वहाँ संस्कृत सब्जेक्ट आना है तो आपके इस चैप्टर से भी प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो डेफिनेटली ये चैप्टर भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और वीडियो भी उतनी ही हेल्पफुल और उतनी ही इंपॉर्टेंट होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि टाइम पर आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहा करे। चलिए स्टार्ट करेंगे हमारा आगे का पार्ट, जो कि हमारा टॉपिक है वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों के उच्चारण स्थान से संबंधित कई महत्वपूर्ण बिंदु मैंने आपको कल वाली वीडियो में क्लियर करे थे, लेकिन एक बार मैं फिर से बता दूं। देखिए, वर्णों का उच्चारण स्थान, इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं। जैसे कि संस्कृत व्याकरण में क्या है, एक वर्णमाला है, उस वर्णमाला में कुछ स्वर और कुछ व्यंजनों का समावेशन है। तो प्रत्येक वर्ण को उच्चारित करने के लिए उसका एक निश्चित स्थान होता है, अर्थात उसे मुख के किसी निश्चित भाग से उच्चारित किया जाता है और जिस वर्ण को मुख के जिस भाग से उच्चारित किया जाता है वही स्थान उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। तो ये बात आपको आई होप क्लियर है कि हम वर्णों के उच्चारण स्थान में आखिर पढ़ने क्या वाले हैं। तो इसके लिए कल ही मैंने आपको बता दिया था कि जो टोटल सूत्र हैं वो आपके 11 सूत्र हमें पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो कल के फर्स्ट पार्ट में हम लोग 6 सूत्र जो है वो पढ़ चुके हैं। बहुत ही आसान भाषा में हम लोगों ने सूत्र कवर किए हैं और केवल आपको सूत्र याद करना है। बाकी कैसे सूत्र के माध्यम से हमें वर्णों को निकालना है और कैसे उसके उच्चारण स्थान का पता चल जाता है, वो सारी बातें हमने सीख ली हैं और अब आगे के सूत्रों को हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करेंगे अगला सूत्र। देखिए, 7वें नंबर का जो सूत्र है वो लिखा हुआ है, बहुत ही सरल है, बस आपको धैर्य के साथ पढ़ना है। संस्कृत बहुत ही सरल भाषा है, ठीक है, बस उसे पढ़ने का तरीका आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। तो 7वां सूत्र देखेंगे जरा मेरे साथ, क्या लिखा हुआ है, वकारस्य दंतोष्ठम। क्या लिखा है एक बार फिर से देखेंगे। देखिए, इसको एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्या पढ़ेंगे, वकारस्य दंतोष्ठम। अब दंतोष्ठम में जब आप देखेंगे तो आपको साफ साफ प्रतीत हो रहा होगा कि यहाँ दंतोष्ठम में 2 उच्चारण स्थानों को एक साथ जोड़ दिया गया है। कौन कौन से हैं यहीं पर सीख लेंगे। एक तो है दंत और दूसरा क्या है, ओष्ठ। जब दंत और ओष्ठ को हमने एक साथ जोड़ दिया तो वो पूरा क्या बन गया, दंतोष्ठम बन गया, ठीक है। तो कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है, दंतोष्ठम या दंत और ओष्ठ, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। सूत्र क्या था, वकारस्य दंतोष्ठम, यानी कि क्या, वा। केवल किस वर्ण की बात हो रही है, आपके व्यंजन वर्ण वा की बात हो रही है, ठीक है। यानी कि ये वाला जो आपका वर्ण है वा, इसका उच्चारण कहाँ से किया जाता है, इसका उच्चारण किया जाता है दंत ओष्ठ। दंत ओष्ठ का मतलब है दंत और ओष्ठ। देखिए, कुछ भी लिखा आ सकता है ऑप्शन में, या तो लिखा आ सकता है कंप्लीटली दंतोष्ठ या फिर लिखा आ सकता है दंत और ओष्ठ, ठीक है। अभी लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन भी बता दूंगी कि इस वाले चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे प्रश्न को देखकर हमें सही उत्तर का जो है वो चयन करना होता है, ठीक है। बट पहले सारे सूत्र कवर करेंगे उसके बाद में। तो सूत्र याद हो गया, 7वां सूत्र क्या है, वकारस्य दंतोष्ठम। इससे केवल एक वर्ण का उच्चारण स्थान ज्ञात होता है। वर्ण कौन सा है, वा, उसका उच्चारण स्थान क्या है, दंतोष्ठ। आई होप इतना क्लियर है। चलिए अगला सूत्र देखेंगे। 7वें के बाद जो अपना 8वां सूत्र है, बहुत ही अच्छा सूत्र है। क्या पढ़ना है, अदयितो कंठ तालु। क्या लिखा है, अदयितो कंठ तालु। अब यहाँ जब आप थोड़ा स्पष्ट रूप से देखेंगे, यहाँ तो देखिए आपको ये छोटी ए दिख रही है और यहाँ ये जो मात्राएं लगी हुई हैं ये कैसी ए की हैं, बड़ी ए की। यानी कि इस सूत्र से क्या पता चलता है कि छोटी ए और बड़ी ए का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, वो कंठ तालु है। यानी कि कंठ और तालु, यहाँ भी 2 उच्चारण स्थान एक साथ आ जाते हैं, ठीक है। तो दोनों प्रकार की ए का जो उच्चारण स्थान है वो मुख के किस भाग से किया जाता है, वो कंठ और तालु से किया जाता है, ठीक है। ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है कंठ तालु, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कंठ और तालु। सूत्र क्या था, अदयितो कंठ तालु, ठीक है। अगला सूत्र देखेंगे, बहुत ही सुंदर सूत्र है, 9वां सूत्र। अब देखिए, यहाँ तो थी दोनों प्रकार की ए, अगले सूत्र में देखिए क्या दिया जा रहा है, दोनों प्रकार के ओ। उसके लिए क्या सूत्र दिया गया है, उतना ही सुंदर सूत्र है। क्या लिखा है, बस अपने को आराम से पढ़ना है।
ओ दौतुः कंठोष्ठम। क्या लिखा है? ओ दौतुः कंठोष्ठम। और जरा सूत्र को थोड़ा सा देखेंगे अच्छे से जब आप, तो आपको पता चलेगा यहाँ लिखा है छोटा ओ, और छोटे ओ के बाद अगर आप इन मात्राओं को अच्छे से देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये जो मात्रा है वो किसकी है? बड़े औ की है। यानी कि क्या पता चला कि दोनों प्रकार के जो ओ हैं उनका उच्चारण कहाँ से होता है? उनका उच्चारण होता है कंठोष्ठ। यानी कि ये देखिए एक साथ भी लिखा आ सकता है कंठोष्ठ, या लिखा आ सकता है कंठोष्ठम, या फिर क्या लिखा हुआ आ सकता है? कंठ और ओष्ठ। ठीक है, तो सारी बातें ध्यान से सुन लेंगे ताकि कोई भी गलती आपसे न होने पाए। ठीक है, तो दोनों प्रकार के ओ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठोष्ठ है। ठीक है, चलिए अगला सूत्र देखेंगे। अगले सूत्र से पहले तीनों सूत्र एक बार पढ़ लेंगे। 7वां सूत्र क्या था? वकारस्य दंतोष्ठम। अगला सूत्र क्या था? ऐदयितो कंठतालु। अगला सूत्र क्या है? ओदौतो कंठोष्ठम। ठीक है, अगला देखेंगे जरा। 10वां सूत्र आपसे क्या कह रहा है? जिह्वः मूल्यस्य जिह्वः मूलम। क्या लिखा है? फिर से एक बार पढ़ेंगे, देखिए कैसे पढ़ना है। पहले इतना पढ़ लेंगे, जिह्वः मूल्य, जिह्वः मूल्यस्य जिह्वः मूलम। ठीक है, तो दो भाग में आप इसको बहुत ही आराम से पढ़ सकते हैं। अब जैसे ही मैं जिह्वः मूल की बात करूंगी तुरंत आपको अयोगवह वर्ण याद आने चाहिए। जहां हमने अयोगवह वर्ण 4 प्रकार के पढ़े थे, जिनमें एक प्रकार कौन सा था? जिह्वः मूल्य वर्ण, अर्थात अर्ध विसर्ग का एक प्रकार। तो जब आपका अर्ध विसर्ग का और खा वर्ण से पहले लग जाता है तो ये वर्ण हमारे कौन से वर्ण कहलाते हैं? ये वर्ण हमारे जिह्वः मूल्य वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, और ये जो जिह्वः मूल्य वर्ण हैं इनका जो उच्चारण होता है वो कहाँ से होता है? जिह्वः मूलम। या तो ये लिखा आ सकता है जिह्वः मूलम, वरना लिखा आ सकता है जीभ की जड़। मूलम से मतलब किससे है? जड़ से है। ठीक है, बिल्कुल निचला भाग। तो क्या क्या लिखा आ सकता है कि सूत्र क्या हो गया? जिह्वः मूल्यस्य जिह्वः मूलम। सूत्र कौन कौन से वर्ण निकले? अर्ध विसर्ग लगे हुए का खा, अर्थात जिह्वः मूल्य वर्ण। उच्चारण स्थान क्या है? जिह्वः मूलम, या जीभ की जड़, या जीभ का सबसे निचला भाग। ठीक है, चलिए कुछ भी लिखा आ सकता है, बस आपका उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अंतिम 11वां सूत्र पढ़ेंगे। 11वां सूत्र देखिए क्या है? नासिका अनुस्वारस्य। क्या लिखा हुआ है? नासिका अनुस्वारस्य। यानी कि हमने एक और वर्ण पढ़ा था अयोग, वहां में अनुस्वार। तो अनुस्वार में क्या था? देखिए, अनुस्वार का मतलब होता है जो किसी वर्ण के ऊपर जब वो अंक का बिंदु लगा आता है उसे हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। और उस अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान है वो कहाँ से किया जाता है? वो नासिका से किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे ही आपको वर्ण ध्यान रखने हैं, उस वर्ण से संबंधित सूत्र आपको ध्यान रखना है, और उन वर्णों का उच्चारण स्थान भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि जो आपका प्रश्न बन सकता है वो कई तरीके से बन सकता है। तो सारे सूत्र आपके सामने हैं, वर्ण लिखे हुए हैं और उनका उच्चारण स्थान लिखा हुआ है। ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिया है तो अच्छी बात है, वरना आप लोग इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, अब मैं थोड़े से प्रश्न पर चर्चा करूंगी कि इस चैप्टर से आपका प्रश्न कैसे आएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा प्रश्न भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ 1-2 बातें और है जो मुझे आपको बतानी है। अगर आप लोगों ने सारे सूत्र पढ़े हैं तो आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि एक तो देखिए आपने सूत्र क्या पढ़ा है, एक आपने मान लीजिए सूत्र पढ़ा है अकुहा विसर्जनीय नाम कंठा, तो वहां वो ये बताता है कि जो अंग का उच्चारण स्थान है वो क्या है? कंठ भी है। और दूसरा एक सूत्र हमने पढ़ा है यमंग गणना नाम नासिका, उसमें 5 वर्णों का 5वां वर्ण आता है। तो फिर क्या हो जाता है कि उस सूत्र के अनुसार इसका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? नासिका। ये प्रत्येक पंचम वर्ण की ऐसी ही स्थिति बनेगी, यानी प्रत्येक पंचम वर्ण के 2 उच्चारण स्थान निकलते हैं, या तो उसके वर्ग वाला उच्चारण स्थान आएगा या फिर उसका पंचम वर्ण के अनुसार उसका उच्चारण स्थान क्या आता है? नासिका। अब देखिए अगर ऑप्शन में केवल एक ही हो तो अपन एक ही ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, बट अपने को दिक्कत कहाँ पे आएगी? जब आपको दोनों ऑप्शन में एक में कंठ दे दिया जाए और एक में नासिका दे दिया जाए। मान लीजिए मैं यहीं पे आपका प्रश्न बता देती हूँ, आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस अंग का उच्चारण स्थान क्या है, और आपके सामने 4 ऑप्शन आ गए। मान लीजिए क्या लिखा है? कंठा, एक लिखा है नासिका, एक लिखा है मूर्धा और एक लिखा है दंतः। ठीक है, एक क्या लिखा है? दंता। अब मान लीजिए आपको क्या ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे आप जब ऐसी स्थिति बनती है तो, क्योंकि बस यहीं पे दिक्कत आएगी, क्योंकि मान लीजिए अगर कंठ दिया ही नहीं गया तो हम लोग क्या कर लेंगे? नासिका लगा देंगे, या नासिका नहीं दिया गया तो हम लोग क्या लगा देंगे? कंठ लगा देंगे,
या फिर मान लीजिए कोई ऑप्शन ऐसे भी आ सकता है कंठ च नासिका, कंठ च नासिका। तो इसमें तो आप लोग क्या ही लगा देंगे, सबसे अच्छा तो ऑप्शन यही है, कंठ और नासिका दोनों ही है। लेकिन जब ये वाला भी ऑप्शन ना हो और स्थिति ऐसी फंस जाए तो फिर ध्यान रखिएगा, हमें जो वरीयता देनी होगी वो हमें किसे देनी होगी, नासिका को देनी होगी, ठीक है। क्योंकि ये प्रत्येक वर्ग का जो पंचम वर्ण है उसका जो मुख्य उच्चारण स्थान है वो क्या है, वो नासिक्य है, ठीक है। क्या है, नासिका। जब प्रत्येक पंचम वर्ण के लिए एक उसके वर्ग वाला स्थान भी दिया हो और एक ऑप्शन नासिका दिया हो तो वहां हमें जो वरीयता देनी है वो किसे देनी है, नासिका को देनी है। तो आई होप सारी बातें क्लियर है। एक दो क्वेश्चन और समझ लीजिए कैसे आता है। मान लीजिए वो आपसे ऐसे पूछ सकता है कि वा वर्ण को उच्चारित करने वाला सूत्र क्या है। तो सूत्र क्या, अगर आपको पता है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, क्या है, अकुहा विसर्जनीय, ऐदैतो कंठ तालु या वकारस्य। तो इस वा के उच्चारण स्थान को बताने वाला सूत्र क्या है, वकारस्य दंत ओष्ठम, ठीक है। तो इतना आप बता देंगे। या मान लीजिए कोई सूत्र आपको दे दिया, मान लीजिए इतना सूत्र आपको दे दिया, इचु यशानाम लिख दिया, क्या लिख दिया, इचु यशानाम, ठीक है। और वो आपसे ये कह रहा है कि दिए गए सूत्र में किस सा का उच्चारण किया जा रहा है, और सारे ही सा क्या है, आपके सामने हैं। तो अब आपको जरा बताना पड़ेगा कि किस सा का उच्चारण यहाँ से किया जाएगा, ठीक है। तो जरा बताइए कौन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। क्या आपके मूर्धई सा का उच्चारण होता है इस वाले सूत्र से, क्या दंतई सा का उच्चारण होता है, या फिर आपके तालव्य सा का उच्चारण होता है, या फिर तालव्य सा और मूर्धई सा दोनों का उच्चारण होता है। तो अगर आपने स्टार्टिंग से सूत्र पढ़े हैं तो आप आराम से बता सकते हैं कि इचु यशनाम तालु, साफ साफ देखिए क्या लिखा है, शा बना हुआ है, यानी कि इस वाले सूत्र के माध्यम से हम किस सा का उच्चारण स्थान पढ़ते हैं, हम केवल तालव्य सा का उच्चारण स्थान पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार के प्रश्न इस चैप्टर में से बनते हैं। आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कोई वर्ण देके कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। अब मान लीजिए चार ऑप्शन दे दिए, कंठ, तालु, नासिका या अन्य। तो पहला सूत्र हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अकुहा विसर्जनीय नाम कंठा। तो वहां हम लोगों ने साफ साफ पढ़ा था कि जो विसर्ग का उच्चारण है वो कहाँ से होता है, वो कंठ से होता है, ठीक है। तो कोई भी प्रश्न आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ यहाँ मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच।